नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 35 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और जो एमसीक्यूज़ होने वाले हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे और जो टॉपिक है उसका नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ये, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियसली पेपर्स में पूछे आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ का नहीं हो पा रहा था, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ का नहीं हो पाया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ऐसा क्यों था ये आपको यहाँ पर बताना है, तो इसके पीछे रीज़न आपको बताना है। तो पहला कहा गया एब्सेंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, गलत है रीज़न। सेकंड में कहा गया स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये भी गलत है। स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। तो मतलब जो लैंड था, लैंड में केवल वही इन्वेस्ट कर सकते थे जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया हु इंट्रोड्यूस्ड इस्त ए मरारी सेटलमेंट। अब देखिए आपको बताना है इस्त ए मरारी जो सेटलमेंट है इसको याद रखिएगा, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द डैश। अब देखिए इंपीरियल, इंपीरियल आपको पता चल रहा है जो ब्रिटिश राज था वो एक तरीके से इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म या इंपीरियल प्रेफरेंस है वो किस पे अप्लाई होता था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स होते थे भारत में, ठीक है, उन पे मेनली अप्लाई होता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, जो बाहर से आता है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, जो बाहर जाता है। जैसे भारत का अगर इंपोर्ट देखा जाए तो जैसे कोई चीज़ इंडिया से भारत में आ रही है तो उसको इंपोर्टेड कहेंगे, और अगर भारत से कोई चीज़ चाइना जा रही है तो उसको एक्सपोर्टेड कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद। अब देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट होता था, बनाया गया था, वो किसके साथ बनाया गया था, तो ये ज़मींदार्स के साथ बनाया गया था। ये मेनली क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और फिर जाके ब्रिटिश जो सरकार कंपनी होती थी उसको जमा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए क्या कहा गया विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। अभी हमने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब स्टार्ट किया था, तो 1793। ईयर जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स में आते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर। देखिए ये ईयर पूछ ही लिया गया, तो कौन सी ईयर में आई थी ये, तो ये आई थी 1793 में। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। अब देखिए जो लिटिगेशंस थे, या ये कह सकते हैं बहुत सारे केसेस होने लग गए थे, बहुत सारी मतलब लॉज आने लग गए थे। ठीक है, जो क्या लैंड सेटलमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद ऐसा हुआ। ठीक है, 1793 के बाद। ऐसा क्यों है, ये मेनली जो देखे गए हैं ऐसा क्यों देखा गया है, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। क्योंकि मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर विसा विस रैयत, तो ये गलत है। सेकंड में कहा गया मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार, ये भी गलत है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, ऐसा भी कुछ नहीं था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही, इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। अब देखिए 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टाज टू द फॉर्मर विच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ दी जमींदार। देखिए जमींदारों से कहा गया था परमानेंट सेटलमेंट में कि वो पट्टा इशू करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पट्टे बहुत सारे जमींदार इशू नहीं किए। इसका रीज़न क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका अगर आप रीज़न देखेंगे तो इसका रीज़न ये है देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन दी जमींदार। जमींदार पे कोई ऑफिशियल चेक नहीं होता था। जमींदार क्या करते थे, केवल रेवेन्यू लोगों से कलेक्ट करते थे, पीजेंट से कलेक्ट करते थे और जाके ब्रिटिशर को दे आते थे। ब्रिटिशर कोई भी ऑफिशियल चेकअप नहीं करते थे इन सब पट्टास का, ऐसा कोई भी चेक नहीं होता था जमींदार के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। अब बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट आया उसमें कौन सी बात यहाँ पर सही दी गई है आपको बताना है। जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, बिल्कुल गलत। ठीक है, जमींदार्स को तो ओनरशिप दी गई थी लैंड की। द राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूलाइज्ड, ये बिल्कुल सही है। देखिए अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टे जो दिए जाते थे वो
बहुत सारे जमींदार देते नहीं थे पट्टे, ठीक है। अब जब पट्टे नहीं देते थे तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके पीजेंट्स विद्रोह करने लग गए इन जमींदारों का, ठीक है। और ये विद्रोह जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जब पार्टिसिपेट किया तो कहीं ना कहीं फिर कुछ ऐसे नियम बनाए गए। वही यहाँ पर कहा गया है कि लैंड रेवेन्यू जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं इन डैश। अब देखिए जो नियम बनाया गया था उसको कहते हैं बंगाल एंड बिहार टेनेसी एक्ट, ठीक है। तो नियम याद रखिएगा। यही पूछा गया है, तो पूछा गया है कि किस ईयर में लैंड जो है बंगाल और बिहार का गिवन टू बंगाल टेनेसी एक्ट किस ईयर में आया था, तो 1885 में आया था। और 1885 में ही कांग्रेस की भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी भी स्थापना हुई थी। 11th क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो देखिए कौन से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से थॉमस मुनरो जो है वो एसोसिएटेड है, आपको बताना। तो रैयतवारी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो थॉमस मुनरो के साथ एक और नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो अलेक्जेंडर रीड का भी नाम इसमें आता है रैयतवारी सेटलमेंट में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हु स्टार्टेड रैयतवारी सिस्टम या सेटलमेंट या सिस्टम बोला जाए तो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया, ये ऑप्शन सही है। रैयतवारी सिस्टम सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। अब देखिए कहाँ पर इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया था, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो इंट्रोड्यूस किया था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन में कहा गया द ब्रिटिश सिस्टम रैयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रेवलेंट इन। ये कहाँ पर प्रेवलेंट था, तो अगर आप मेनली देखेंगे तो मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तो ये सब के सब साउथ में है, तो इसमें साउथ इंडिया जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो रैयतवारी कहाँ पर था, रैयतवारी सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी साउथ इंडिया में। नेक्स्ट में आते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन असम। अब देखिए असम में जो पहली टी कंपनी एस्टैब्लिश हुई वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये होती है 1839 में, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। तो देखिए इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नारोजी। अब देखिए दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी दी तो, लेकिन कौन बिलीव नहीं करता था इस थ्योरी पे, तो ये जो सर सैयद अहमद खान है ये बिलीव नहीं करते थे। ये मेनली क्या थे, ये अंग्रेजों के सपोर्टर थे, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है ये 1901 में लिखी थी, और किसने लिखी है, ये दादा भाई नारोजी ने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं हु कंसीडर्ड दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया। अब देखिए किसने कहा है कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिसगस्टिंग है भारत में, तो ये ना बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, ना दादा भाई नारोजी ने कहा है, ना एडम स्मिथ ने कहा है, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज द डैश। अब देखिए जो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए पूछा गया है ब्रिटिश रूल जो रहा उसका रिजल्ट क्या था 19th सेंचुरी में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट था वो क्या था, ठीक है। तो रिजल्ट अगर देखेंगे तो कमर्शलाइजेशन हो गया था किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। कैसे कमर्शलाइजेशन था, क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो कहाँ जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, और वहाँ से फिर प्रोडक्ट गुड भारत में आता था और बेचा जाता था, ठीक है। क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो गई थी, तो इंडस्ट्रीज को चलने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल इसीलिए वहाँ पर जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 पे देखिए क्या कहा गया, द स्टेपल कम्युनिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए एक्सपोर्ट मतलब हमने आपको बताया था कौन सी ऐसी चीजें थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ, बंगाल से मतलब एक तरीके से यूरोप में भेजती थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। मिड ऑफ 18th सेंचुरी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो रॉ कॉटन जाता था, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉटन तो जाता ही था, इसके बाद सिल्क भी जाता था, सॉल्ट पेट्रे जाता था, और साथ ही साथ ओपीएम भी जाता था। ओपीएम अगर आप मेनली देखेंगे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। ओपीएम और सॉल्ट पेट्रे जो है ये मेनली बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑयल सीड्स और गलत है, यहाँ पर जिंक गलत है, लेड गलत है, सिल्वर गोल्ड भी गलत है यहाँ पर, तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
22nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखिए पहला हाफ जो 19th सेंचुरी का रहा है उसमें आपको बताना है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भारत पे क्या इम्पैक्ट रहा था। ठीक है, तो अब देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, इसका मतलब मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिक्स, मशीन्स यूज़ होने लग गई। तो जो भी पहले कपड़े बन के आते थे, भारत से पहले कपड़े बाहर जाते थे, वो कपड़े बाहर से भारत में आने लग गए। तो जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ठीक है, हथकरघा जो इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, रून हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग बेरोजगार हो गए और सबके सब एक तरीके से देखें तो खेती ही करने लग गए। तो जो पहले कभी हैंडीक्राफ्ट में मतलब काम करते थे, जो पहले शर्ट वर्ट बनाते थे, पैंट पैंट बनाते थे, ठीक है, धोती वोती बनाते थे, उनका क्योंकि अब बहुत महंगी बनती थी और जब कोई चीज़ फैक्ट्री से बन के आती थी तो सस्ती होती थी। अब आदमी सस्ती चीज़ खरीदेगा, महंगी तो चीज़ खरीदेगा नहीं, तो इसीलिए जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे करके समाप्त होने लग गई। तो इनको बहुत दिक्कत हुई और यही देखेंगे अगर आज भी ग्लोबलाइजेशन के टाइम में भी यही सेम चीज़ है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो इसीलिए इतना ज़्यादा बूम नहीं कर पा रही है क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया है। असर्शन और रीजन, दो चीज़ें आपको दी गई, आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए असर्शन में दिया गया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे, जैसे आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट आप अगर देखेंगे तो बंगाल में लागू हुआ था। ठीक है, रैयतवारी सेटलमेंट देखेंगे तो मद्रास हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, लागू हुआ था। इसी तरीके से महल वाली सेटलमेंट है वो भी उड़ीसा में लागू हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किए थे। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। इससे क्या हुआ, अलग अलग क्लास बन गए इंडियन पीजेंट्री में। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेनली अगर आप देखेंगे तो असर्शन भी यहाँ पर सही है, रीजन भी सही है और रीजन में सही एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रैयतवारी सेटलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो पहली बार अगर देखा जाए रैयतवारी सेटलमेंट को मेनली आप देखेंगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों में सेटअप किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कहाँ सेटअप किया गया था, फर्स्ट टाइम क्योंकि पूछा गया है, तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी विल बी द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू दी हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पर पेयर बताए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए औरंग जो है वो क्या है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल गलत है। बाकी बनिया जो दिया गया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ठीक है। मिरासीदार जो है, ठीक है, वो क्या है, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है, दैट सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया विद रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला दिया गया दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन 1813। अब देखिए 1813 में कैसे स्टार्ट हुआ, बात बिल्कुल सही है। 1813 में अगर देखेंगे तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था और चार्टर एक्ट ने क्या किया था कि जो मोनोपोली थी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया था। केवल चाइना और टी से जो ट्रेड होता था चाइना और टी के साथ में, ठीक है, वो छोड़ के बाकी और सारी चीज़ों पे क्या कर दी थी, मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त कर दी थी। तो कहीं ना कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। सेकंड में कहा गया अबोलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड दी प्रोसेस, बिल्कुल सही है। देखिए वही चीज़ हमने बताई वही यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 27th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए ब्रिटिश इंडिया में आपको बताना है जो टोटल रेवेन्यू आती थी सेंटर पे उसका कितना पार्ट मिलिट्री फोर्स पे स्पेंड किया जाता था। तो आप देखेंगे तो 40% जो रेवेन्यू आती थी वो केवल और केवल किस पे स्पेंड कर दी जाती थी, मिलिट्री पे। आज अगर देखा जाए तो जो बजट आता है उसमें 10% का भी स्पेंडिंग मिलिट्री पे नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसयूज हो रहा था, गलत तरीके से सैलरी दी जा रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकम हो गई थी मिलिट्री वाले लोगों की, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो 40% सोचिए केवल इसी में खर्च हो जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं 29th क्वेश्चन में कहा गया
अच्छा, इसको अब देख के आप ये ना सोचिएगा कि मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था तो इसका मतलब मिलिट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग केवल अपनी बेनिफिट के लिए 40% जो भी इनकम होती थी, रेवेन्यू होता था, 40% मिलिट्री पे खर्च कर देते थे। ठीक है, 29th पे आते हैं। 29th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी। अब देखिए दादा भाई नारोजी जी ने जो ड्रेन थ्योरी दी है, ड्रेन का मतलब एक तरीके से है धीरे धीरे करके खत्म करना, साफ करना। ठीक है, तो ड्रेन थ्योरी जो प्रोपाउंड करी है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न्स। मतलब भारत से चीजें तो जा रही थी, प्रोडक्ट जा रहा था, पैसा जा रहा था, लेकिन उससे भारत को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, कोई चीज भारत को रिटर्न में नहीं मिल रही थी। यही एक तरीके से ड्रेन थ्योरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया होम चार्जेस। देखिए होम चार्जेस जो है, होम चार्जेस का मतलब क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला दिया गया फंड यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिसर्स इन लंदन। तो बिल्कुल सही है कि जो इंडियन ऑफिसर्स लंदन में हुआ करते थे उनको फंड दिया जाता था इसी होम चार्जेस से। और से दूसरी बात यह है, एक तरीके से होम चार्जेस वो भी फंड के लिए थे जो सैलरी और जो पेंशन्स देते थे ब्रिटिश जो भी पर्सनल होते थे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स होते थे जो भारत में कभी इंगेज हुए थे, उनकी सैलरी और फंड्स भी इसी होम चार्जेस में इंक्लूडेड थे। ठीक है, होम चार्जेस से ही दिया जाते थे। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया है फंड्स यूज फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, हु द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। देखिए इकोनॉमिक क्रिटिक इनमें से कौन कौन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इकोनॉमिक क्रिटिक अगर आप देखेंगे तो दादा भाई नारोजी तो हैं ही। ठीक है, मतलब इन्होंने तो बहुत सारी बात बताई है कि ब्रिटिश ने किस तरीके से हम लोग को लूटा है, किस तरीके से हमारे रिसोर्सेस का मिसयूज किया है, सारे रिसोर्सेस को अपनी कंट्री में लेके गए हैं और अपनी कंट्री को रिच बना दिया है। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की बातें करी और आरसी दत्ता ने भी सेम बातें करी है। तो यहाँ पर डी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। 32nd में आते हैं। इसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट वाज, मतलब क्या था दादा भाई नारोजी जी का, आपको बताना है कि मेन कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के लिए तो मेनली कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने ब्रिटिशर को एक्सपोज कर दिया था कि ब्रिटिश किस तरीके से हम लोग की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग की जो भी रिसोर्सेज हैं मिसयूज कर रहे हैं, वो इन्होंने एक्सपोज कर दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंटरप्रेटेड द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वेस्ट में इन्होंने कोई काम नहीं किया था, वो भी एंशियंट टेक्स्ट पर बिल्कुल भी नहीं किया था। थर्ड में कहा गया है स्ट्रेस द नीड्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल, से भी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ फिर से असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला असर्शन देख लेते हैं, जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे अगर देखा जाए तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता था, बिल्कुल सही बात है। ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स, और ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्या होता था, अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स होते थे। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट से असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू रैयतवारी सेटलमेंट। अब देखिए रैयतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो पहला दिया गया द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पीजेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो रैयत मतलब एक तरीके से क्या है, रैयत मतलब आप समझेंगे तो रैयत मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेनली पीजेंट्स हैं। ठीक है, तो मेनली जो रेंट होता था, जो लैंड रेवेन्यू होती थी, वो पीजेंट्स डायरेक्टली किसको के देते थे, गवर्नमेंट को देते थे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देते थे। ठीक है, गवर्नमेंट गिव पट्टा टू दी रैयत। अब देखिए गवर्नमेंट क्या देती थी, पट्टा देती थी रैयत को। आप अगर परमानेंट सेटलमेंट में देखेंगे तो परमानेंट सेटलमेंट में पट्टा कौन दे रहा है, तो पट्टा अगर परमानेंट सेटलमेंट देखा जाए तो जमींदार दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन दे रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद दे रही है। द लैंड वर सर्वेड एंड एक्सेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स, तो लैंड का पहले सर्वे होता था और फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था। बात बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही, तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से है, इसकी भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है। आपने अगर इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को सॉल्व किया है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, मतलब इसमें आंसर इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देते हैं। व्हेन वाज न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज
इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आपको पता होगा जो इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, यही ग्रीस्ड कार्टेज थी, ठीक है, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ठीक है, आपको बताना है ये जो एनफील्ड राइफल आई वो किस कब आई थी, ठीक है, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, और इसकी जो वीडियो है पूरी वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।